यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का बेटा लेक्चर है हमारा। हम 2 लेसन जो है बुक के कर चुके थे। आज का जो लेसन है हमारा कृतिका का रहेगा। लेसन नेम है मेरे संग की औरतें। क्या है बच्चों लेसन का नाम? मेरे संग की औरतें। और लेखिका है मृदुला गर्ग। क्या नाम है बच्चों लेखिका का? मृदुला गर्ग। और लेसन है मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की औरतें पाठ के माध्यम से मृदुला गर्ग जी ये बताना चाहती हैं कि बचपन से अब तक, यानी कि जितना भी मेरा टाइम पास हुआ है बचपन से अब तक, मेरे लेखिका बनने तक, या जो मैं जिंदगी जी रही हूँ अब तक, जो है मेरे साथ किन किन औरतों का साथ रहा है, किन किन को मैंने महसूस किया है, कौन मुझे अच्छा लगा है, कौन मुझे बुरा लगा है, किस किस का प्रभाव जो है मेरे स्वभाव पर पड़ा है। तो इन सभी बातों से रिलेटेड है हमारा लेसन कि मृदुला गर्ग के साथ जो है किन किन औरतों का साथ रहा है। तो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। मेरी एक नानी थी। तो लेखिका मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि मेरी नानी थी, जाहिर है पर मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था। भाई सिर्फ मैंने अपनी नानी जी के बारे में सुना है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? लेखिका मृदुला गर्ग की नानी जी की। जब लेखिका की माँ की शादी हुई तो शादी से पहले ही जो है इनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। तो क्या कहती है मृदुला गर्ग जी कि जैसे दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, तो मेरी नानी जो है वो पहले ही एक्सपायर हो गई थी, तो हमें जो है वो सुअवसर नहीं मिला दादी नानी की कहानियां सुनने का। तो हम 3 बहनें थी और तीनों जो है आपस में ही कहानियां गढ़ने लगी, यानी कि एक दूसरे को कहानी बनाकर सुनाने लगी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। देखिए बेटा क्या लिखा है लेखिका ने कि हमने नानी से तो चाहे कहानी ना सुनी हो, लेकिन हमने अपनी नानी की कहानी जरूर सुनी है कि उनका जो बचपन है वो किस प्रकार बीता है, वे किस प्रकार की स्त्री थी, उनकी क्या उनके स्वाभाविक विशेषताएं थी। तो मैंने अपनी नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन मैंने अपनी नानी की कहानी जरूर सुनी है। तो उनकी नानी, सबसे पहले जो लेखिका है वो शेयर करना चाहती है अपनी नानी जी का स्वभाव उनके साथ कैसा था। और मेरी थिंकिंग जो है, मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मेरी सोच जो है क्या बनी हुई थी मेरी नानी जी के बारे में, क्या मैंने उनके बारे में सुना, देखा तो क्या है इस बारे में। मृदुला गर्ग ने अपनी नानी के बारे में इतना ही हो जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी। तो क्या बताती है कि नानी की कहानी बहुत बाद में जाकर मुझे जो है, पहले जब मैं छोटी थी, मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी तो नानी के बारे में सुनती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि भाई वो क्या स्टोरी है उसके पीछे, क्योंकि जो बात थी उसके मर्म को, उसके रहस्य को मैं नहीं समझ पाई थी कि मेरी नानी जी के बारे में जो स्टोरी मुझे बताई जा रही है बचपन में, मुझे वो समझ नहीं आती थी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी जो है, पहले मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि मेरी नानी जो है पारंपरिक, पारंपरिक क्या होता है बच्चे? जो परंपराओं का निर्वाह करने वाली होती है, जो हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको, उनका पालन करती है, उसे कहा जाता है पारंपरिक। जो रीति रिवाज मानती थी, सारे ओल्ड न्यू सब रीति रिवाजों का जो पालन करती थी। अनपढ़ थी लेखिका की नानी की स्वभाव की, लेखिका की नानी की विशेषताएं अगर आ जाती है तो क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले वो पारंपरिक थी, यानी कि रूल रेगुलेशन, परंपराओं, रीति रिवाजों को मानने वाली थी। दूसरा, अनपढ़ थी वो। तीसरा, पर्दानसी औरत थी। पर्दानसी मतलब घूंघट करती थी वो, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने जो है विलायत चले गए थे। विलायत यानी कि विदेश। तो जो मेरे नाना जी थे वो शादी के तुरंत बाद जो है बैरिस्टर चले गए थे, बैरिस्ट्री की जो डिग्री लेने, वकालत की डिग्री करने के लिए जो है विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री
लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो देखिए बच्चों, क्या बता रही है मृदुला गर्ग जी कि जो मेरे नाना जी थे, वो विलायती ढंग से जीते थे। उनके जो रहने के जो नियम थे, रीति रिवाज थे, वो सारे विदेशी थे। और जो मेरी नानी है, वो एक अनपढ़ थी, पर्दानसी औरत थी, घूंघट करती थी और सभी रीति रिवाजों का पालन करती थी। यानी कि दोनों का जो स्वभाव था वो बिल्कुल अपोजिट था। और शादी के जो है तुरंत बाद जो है लेखिका के नाना जी जो है विदेश चले गए थे। लेकिन फिर भी जो है लेखिका की नानी ने अपना रहन सहन अपने हिसाब से ही रखा। उनके विदेश से लौटने के बाद भी उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का जो है लेखिका की नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना तो वो उन्हें रोकती थी, यानी कि अपने पति को रोकती थी कि भाई मेरे अनुसार जिंदगी जी, या ना उनके जो है रीति रिवाजों को स्वयं पर हावी होने देती थी। यानी कि जो है वो अपनी पसंद से जिंदगी जो है जी रही थी। कौन? लेखिका की नानी। तो सबसे पहले जो लेखिका है वो मेरे संग की औरतों में किसका जो है जिक्र किया है? उसने अपनी नानी जी का। तो नानी जी की जो विशेषताएं बेटा हमने पढ़ी वो क्या है? वो पारंपरिक थी, रीति रिवाजों का पालन करती थी, अनपढ़ थी, पर्दानसी औरत थी और शादी के तुरंत बाद जो है पति के विलायत जाने पर भी उसने कोई ऐतराज नहीं किया। और वह अपने पति के विलायती जो है रहन सहन के ढंग पर भी जो है किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाती थी। तो यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा उनकी नानी के बारे में। और जब स्टार्टिंग में वो सुनती थी लेखिका, जब बचपन में अपनी नानी के बारे में सुनती थी तो उसको ये बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे मृदुला गर्ग जी बड़ी हुई है तो उन्हें अपनी नानी के बारे में जो कहानियां उन्होंने सुनी थी वो सारी उन्हें समझ आने लगी। इसके बाद जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, फिर क्या हुआ नानी जी के साथ? जब उसने ये महसूस किया कि मैं मृत्यु के निकट हूं, यानी कि मेरी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, तो उसने जो है 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि लेखिका मृदुला गर्ग की माँ की शादी की जो है फिक्र ने उसे इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर क्या होता है बेटा? बहुत बोलने वाली। कि जो औरत बिल्कुल नहीं बोलती थी, सबसे पर्दा करती थी, वो एकदम जो है मुंहजोर हो उठी, मीन्स बहुत बोलने लगी। जो अपने पति से कभी बात नहीं करती थी, पर्दा करती थी, वह आज बहुत बोल रही थी। किस कारण? क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी की फिक्र सता रही थी कि शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी जो बेटी है अर्थात लेखिका की जो माँ है मृदुला गर्ग की, तो उसकी शादी की जो चिंता थी वो उसकी तो नाना ने उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। और जो है लेखिका की नानी ने क्या कहा अपने पति से कि मैं जो आपके मित्र है प्यारेलाल शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। जो औरत कभी नहीं बोलती थी वो ये कह रही है कि मैं आपके जो मित्र है स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सब जो थे हैरान थे नानी जी की बात सुनकर कि एक औरत जो तो बिल्कुल पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, वो मर्द से तो क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर कभी बात नहीं करती थी। वह पराये मर्द से तो बहुत दूर की बात है, वह अपने मर्द से भी कभी मुंह खोल के बात नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा नहीं, मैं तो आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो लेखिका के जो नाना जी थे उन्होंने कहा आखिरी वक्त में किसी अजनबी से पता नहीं क्या कहना चाहती हूँ, सो उसने जो है प्यारेलाल शर्मा को बुला दिया। किसने? लेखिका के नाना जी ने। कि पता नहीं आखिरी समय में किसी अजनबी से क्या कहना चाहती हो। और वक्त की नजाकत को देखते हुए
कि पता नहीं कितने घंटों की सांसें हैं लेखिका की नानी की, तो उन्होंने जो है सवाल जवाब में वक्त ने बर्बाद करके फौरन जो है किसको बुला लिया, अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुला लाए और अपनी बीवी के सामने पेश कर दिया। कौन किसको बुलाकर लाए बच्चों? लेखिका की नानी ने जो है अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की अपने पति से कि मैं मृत्यु के निकट हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलवा दें। तो सब हैरान थे कि जो स्त्री अपने पति से जो है घूंघट में बात करती है, आज वो पराये मर्द से पता नहीं क्या बात करना चाहती है। सब इस बात पर हैरान थे। लेकिन जो लेखिका के नाना जी हैं, उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए कि पता नहीं ये 2 घंटे में इसकी सांसें निकल जाएंगी, जितना जल्दी मतलब संभव हुआ, उन्होंने जो है प्यारेलाल शर्मा को बुला दिया। अब भी नानी ने कहा, और वह और भी हैरतअंगेज था, यानी हैरान करने वाला। हैरतअंगेज क्या होता है बच्चों? हैरान करने वाला। कि भाई प्यारेलाल शर्मा से मिलना तो वैसे ही हैरत की बात थी, लेकिन उससे भी जो है जो बात की, उससे भी हैरान उस बात से हो गए हम, मिलने से भी ज्यादा। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। तो नानी जी ने प्यारेलाल शर्मा से क्या कहा कि मेरी बेटी मृदुला गर्ग के लिए जो लड़का ढूंढेंगे वो आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबार से हो। फरमाबरदार क्या होता है बेटा? आज्ञाकारी। तो कहती है कि जो मेरे पति है वे तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो मेरी बेटी की शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से होनी चाहिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो आप अपनी तरह जो है आजादी के सिपाही को ढूंढकर मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। तो आखिरी इच्छा क्या जाहिर की लेखिका की नानी ने? कि मेरी बेटी मृदुला गर्ग की शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से आप करवाना, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो तो अंग्रेजों के फर्माबरदार हैं, आज्ञाकारी हैं। क्या वर्ड है बेटा? फर्मा बरदार। फर्मा बरदार क्या होता है? अंग्रेजों के जैसा वो कहते हैं वैसा चलते हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी नौकरी करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे आदमी से हो जो अंग्रेजों का गुलाम हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से होनी चाहिए। और ये जिम्मेवारी जो है कौन देती है? लेखिका की नानी किसको देती है? अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद क्या होता है? कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक घर में रहने वाली औरत के मन में भी आजादी के प्रति इतना जुनून हो सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था। लेखिका जब छोटी थी तो उसको ये बातें समझ नहीं आती थी, जब वो अपनी नानी की कहानियां सुनती थी कि मेरी नानी कैसी थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो मृदुला गर्ग को जो है अपनी नानी की कहानियां जो है समझ में आने लगी। इसके बाद मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी, कि जिस प्रकार वो आजाद ख्यालों की है, अपने जो है देश के प्रति उनके इतने आजाद ख्याल है, तो वो अपने पर्सनल जो है जीवन में भी काफी आजाद ख्यालों की रही होंगी। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें समझदारी की, साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। उन्होंने जो है अपने उसके नाना की जो है जिंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की कि आप ये पहनिए, ये खाइए, वहां मत जाइए, वहां मतलब चाहे वो पसंद नहीं करती थी विलायती चीजों को, लेकिन उसने अपने पति को के जिंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की, न उसमें साझेदारी की, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती थी। कौन? लेखिका की नानी। लेखिका की नानी जो है अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश
जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा थी। तो क्या कहती है लेखिका कि जो परंपराओं से बंधा हुआ जीवन है, घरेलू और उबाऊ, जिससे हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, जिसे जीते जीते और खामोश जिंदगी जीने के में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर नहीं होता। भाई क्रांतिकारी का जीवन जो है, चाहे कैसा भी हो, कितनी ही समस्याएं हो, लेकिन वो दूसरे की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं है। कि क्रांतिकारी की जीवन में कम से कम आजादी तो है, वो आजाद होकर रह तो सकता है, तो चाहे उसे कितनी ही परेशानियों का सामना करना हो, कम से कम जो है अंग्रेजों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। तो इसके बाद जो है लेखिका क्या कहती है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक नहीं था। तो क्या कहती है, अब लेखिका जो है आ जाती है अपनी नानी के बारे, लेखिका की नानी के बारे में बेटा आपने पढ़ा, अब लेखिका बताती है अपनी माँ के बारे में कि किस प्रकार जो है मेरी माँ की शादी कहाँ पर हुई और मेरे पिता किस प्रकार के थे। मेरे अपने जो है, तो सबसे पहले लेखिका किसका जिक्र करती है, अपनी नानी का। अब उसकी मम्मी के बारे में सुनिए कि लेखिका जो है ऐसे पढ़े लिखे और होनहार लड़के से होती है, काफी इंटेलिजेंट लड़का है, जिसे आजादी के आंदोलन में उसने भाग लिया था, इस कारण उसे आईसीएस के जो है इम्तिहान में बैठने से रोक दिया जाता है। लेकिन मेरे पिता की जो जेब है उसमें पुश्तैनी जो है पैसा धेला एक नहीं था। मतलब पुश्तैनी क्या होता है, हमारा जो पुरखों का जो है होता है, प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति होती है उसे बोलते हैं हम पुश्तैनी। तो कहती है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जो संपत्ति थी वो मेरे पिता के पास नहीं थी, लेकिन उन्हें जो है आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण आईसीएस के जो है इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। तो मेरी माँ की शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई, क्योंकि मेरी नानी ने किससे वचन लिया था, मेरे पिता के जो है मेरे नाना जी के मित्र जो है प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया था कि मेरी जो है बेटी का विवाह किससे होना चाहिए, एक स्वतंत्रता सेनानी से। और हुआ भी यही कि लेखिका की जो माँ है उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हुआ। इसके बाद उसकी नानी की मृत्यु के बाद माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कि जो मेरी माँ है वे क्या है कि वो सादा जीवन और उच्च विचार इस बात पर विश्वास रखती हैं। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्होंने इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। अब यदि वो गांधीवादी विचारों की थी तो उसे खादी की साड़ी भी पहननी पड़ती थी। लेकिन मेरी माँ जो है वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी कोमल थी और इतनी मतलब कमजोर कह सकते हैं कि उससे खादी की साड़ी नहीं संभलती थी, क्योंकि खादी की का जो कपड़ा है वो हैवी होता है, वो साड़ी को नहीं संभाल पाती थी। हालांकि वो गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करती थी, लेकिन वो खादी की साड़ी नहीं पहन पाती थी क्योंकि ये साड़ी उसे भारी लगती थी। रात भर जो है रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती थी कि शायद मैं इस साड़ी को सेट कर पाऊं। लेकिन पूरी रात रात भर जाग कर वो प्रैक्टिस करने के बाद भी खादी की साड़ी नहीं पहन पाती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक सॉफ्ट या कोमल थी कि उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी कोमल थी मेरी मम्मी कि मेरी दादी कहा करती थी कि हमारी बहू तो इतनी मतलब कोमल है
कि सिर्फ इसके बस का जो काम है घर का या मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी माँ की नहीं थी। मेरी दादी जो है मेरी माँ के बारे में कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। मीन्स टू से कि जो लेखिका की मम्मी है वो इतनी कोमल थी कि सिर्फ नहाई धोई और जाकर कमरे में बैठ गई। उसके बस का कोई भी काम नहीं था, वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और यहाँ कह सकते हैं कि किसी ने उसको काम के लिए प्रेशराइज्ड भी नहीं किया, दबाव भी नहीं डाला कि आप घर का काम कीजिए या बच्चों को संभालिए। यानी कि सभी जो है मेरी माँ को बहुत कोऑपरेट करते थे। सबसे पहले हम लेखिका की जिंदगी में किसके उसकी नानी के प्रभाव को देखते हैं, फिर उसकी माँ की जो है विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि वो कैसी थी मृदुला गर्ग की माँ। तो कहती है कि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य जो है मेरी माँ को किसी भी काम के लिए नहीं कहता था, और वह जो है आराम से जो है जिंदगी जी रही थी। मेरी दादी मेरे पिता जो है खुद स्वयं जो है सारा जो है कर लेते थे जो भी घर का काम होता था, लेकिन मेरी माँ को कभी भी किसी बात के लिए प्रेशराइज्ड नहीं किया जाता था, किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया जाता था, किसी कोई भी घर का काम उससे नहीं करवाया जाता था। यहाँ तक कि बच्चे संभालने में भी जो है पूरा परिवार हेल्प करता था, मेरी माँ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। अब मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों खत्म कर दी गई थी, क्यों उन्हें कोई भी घर का सदस्य कुछ नहीं कहता था, तो इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। तो कहती है पहली बात तो ये थी कि मेरी मम्मी से इसलिए नहीं काम करवाया जाता था क्योंकि जो मेरी मम्मी थी वो साहबों के खानदान से थी। यानी कि जो मेरे पिता थे वो अंग्रेजों के फर्माबरदार थे, और जो है वो चाहे कहने के लिए तो एक हिंदुस्तानी थे, लेकिन सारे उनके रंग ढंग क्या थे, अंग्रेजी थे। इसलिए जो मेरे परिवार वाले हैं मेरी दादी वगैरह, वे उन्हें पता था कि जो मेरी मम्मी है वो साहबों के खानदान से, इसने कभी काम नहीं किया, इसलिए कोई भी काम मेरी मम्मी से नहीं करवाया जाता था। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। प्रशंसक क्या होता है बेटा? प्रशंसा करने वाले। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उसमें रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी। कहता है कि यदि मैं अपने नाना के बारे में सोचूं, जो अपनी इतनी नाजुक सी लड़की को एक सिर फिरे लड़के के साथ जो है उन्होंने विवाह कर दिया, जो हमेशा आजादी के आंदोलन में घूमता रहता था, तो इससे भी रोमांचक जो है कथा क्या हो सकती है, कहानी क्या हो सकती है। मेरे जो है नाना का दबदबा था, इसलिए घर में मेरी मम्मी को कोई भी कुछ नहीं कहता था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी। कि जो नानी की आखिरी इच्छा, जैसे पढ़ा कि उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से कहा था कि मेरी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना, तो ये बात, और नाना की रजामंदी, रजामंदी क्या है कि उस बात को यस कहना, हाँ में हाँ जो है मिलाना। किसने मिलाई? लेखिका के नाना ने, कि यदि तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो मैं भी तो जो है तुम्हारी इस आखिरी इच्छा में से सहमत हूँ। तो ये जो है रोमांचक उपकथाएं लगती हैं, जो कहानी के तिलस्मी का को और गाढ़ा बना चुकी थी। कि जो ये कथाएं हैं ये जो है इस कहानी को और अधिक इंटरेस्टिंग जो है बना देती है। दूसरी वजह है माँ की अपनी शख्सियत थी।
देखिए बेटा, पहली वजह क्या थी कि घर में उसे कोई भी काम के लिए नहीं कहता था, क्योंकि वह साहबों के खानदान से थी। और दूसरी वजह क्या थी, जो माँ थी मेरी, उसकी अपनी क्वालिटी, उसकी पर्सनैलिटी, वो एक ऐसी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरत, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ ऐसी तरह घुली मिली थी। यानी कि उनका जो नेचर है, कह सकते हैं हम कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा था। वो खूबसूरत भी थी, कोमल भी थी, और गैर दुनियादारी के साथ जो है ईमानदारी भी उनके अंदर थी, और निष्पक्षता भी थी। निष्पक्षता मतलब वो जो है घर में किसी को रोकती टोकती नहीं थी, वो चाहे कोई भी कुछ करता तो किसी का भी पक्ष वगैरह नहीं लेती थी। यानी कि मेरी माँ की जो पर्सनैलिटी थी वो भी जो है स्टैंड करती थी कि उसे कोई कुछ ना कहे। मतलब मेरी माँ के स्वभाव में खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी, ईमानदारी, निष्पक्षता, ये बिल्कुल इस तरह घुली मिली थी जैसे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। कि जैसे मतलब कि एक फूल में सब कुछ होता है, सुगंध भी होती है, सुंदरता भी होती है, और जो है सबका मन उसको देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललचता है, तो वैसे ही मेरी माँ के स्वभाव में भी ये सारे गुण थे। तो दूसरा कारण ये था कि मेरी माँ को इसलिए भी कोई काम की नहीं कहता था, किसी प्रकार का दबाव उन पर नहीं डाला जाता था। उनमें ठोस काम करवाने की, उनसे जो है भारी, ठोस मीन्स भारी काम करवाने की तो कोई सोच ही नहीं सकता था। किससे? लेखिका की माँ से, क्योंकि वो बहुत नाजुक थी। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर ली जाती थी। यानी कि घर में अगर कोई बड़ा काम करवाना होता तो उनसे करवाया तो नहीं जाता था, लेकिन उनकी रजामंदी, यानी कि उनसे पूछा जरूर जाता था। यानी कि मेरी माँ चाहे काम ना करती हो, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जो थी वो घर में बहुत अच्छी थी, उसकी इमेज जो थी वो अच्छी थी। अगर घर में कोई भी काम होता तो मेरी माँ से जरूर पूछा जाता था। हाँ, हर ठोस काम करने से पहले जो है उनकी राय ली जाती थी, और जो वो कह देती थी वो पत्थर की लकीर की तरह जो है उस बात को निभाया जाता था। यानी कि कोई पलटकर घर का सदस्य ये नहीं कहता था कि यदि इसने ऐसा कहा है तो यह काम इस तरह से भी हो सकता है। यानी कि उसका, उनका जो डिसीजन था वो लास्ट डिसीजन होता था, उस पर जो है कोई भी जो है टीका टिप्पणी नहीं करता था। अब बेटा, आपने लेखिका की नानी के बारे में पढ़ा, लेखिका की मम्मी के बारे में पढ़ा। लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग की नानी की क्या विशेषताएं पढ़ी आपने? मृदुला गर्ग की नानी की विशेषताएं। तो मृदुला गर्ग की नानी की विशेषताएं है बेटा कि वो अनपढ़ थी, पर्दानसी औरत थी, और वो जो है, ओके बेटा, मीटिंग इज ओवर नाउ, we will learn in next class.